वेलकम डियर रॉकर्स। आज हम लेकर आ चुके हैं एक सुपर एक्शन मूवी जिसका नाम है DOA डेड और अलाइव। एक दमदार फाइटिंग कंपटीशन जो इस आइलैंड पर हो रहा है, जिसकी खासियत यह है कि इसमें सिर्फ दुनिया के बेस्ट फाइटर्स हिस्सा ले सकते हैं और कंटेस्टेंट्स को भी बहुत सारे स्ट्रिक्ट टेस्ट्स के बाद सिलेक्ट किया जाएगा। कुछ लोगों को इस कंपटीशन के लिए सिलेक्ट किया जाता है, लेकिन बाद में पता चलता है दोस्तों वो सभी अपने किसी खास मोटिव की वजह से उस आइलैंड पर आए हैं। ऐसा क्या है उस आइलैंड में और ये कंटेस्टेंट्स किस मोटिव के साथ यहाँ पे आए हैं, यही इस मूवी की बेहतरीन कहानी है। तो कहानी की शुरुआत में हमें एक प्रिंसेस को दिखाते हैं जिसका नाम है कासुमी। सभी कहते हैं कि उसका छोटा भाई मर चुका है, लेकिन वो नहीं मानती क्योंकि अभी तक उसकी बॉडी नहीं मिली, इसीलिए वो अपने भाई की तलाश में इस राज्य से बाहर जाना चाहती है। लेकिन उसका बॉडीगार्ड चैंग, जो कि कासुमी के भाई का बेस्ट फ्रेंड है, वो कहता है कि देखिए आप इस राज्य की प्रिंसेस हो, इस राज्य के लोगों को आपकी जरूरत है, आप यहाँ से जा नहीं सकती और अगर जिद करेंगी तो आपके खुद के गार्ड्स आपकी हत्या भी कर सकते हैं। लेकिन कासुमी कहती है कि मैं इस राज्य की प्रिंसेस हूँ, किसी की मजाल जो मुझे रोके। कहकर वो पैलेस से बाहर निकलती है तो गार्ड्स उसे घेर लेते हैं, पर कासुमी बिना डरे उनके बीच से निकल जाती है और तब एक तलवार उसकी ओर आती है तो कासुमी झट से एक सोल्जर की तलवार को किक करके उसे पकड़ लेती है और छलांग मारकर उस सोल्जर के सामने जाकर रुक जाती है जिसने तलवार से वार करने की कोशिश की थी। और वो कोई और नहीं, इन्हीं में से एक गार्ड है, नाम है येन। येन कासुमी के भाई की प्रेमिका है दोस्तों। वो कहती है कि मैं भले ही आपके भाई से प्यार करती हूँ, लेकिन मेरा फर्ज है कि मैं आपको यहाँ से जाने ना दूं। अगर आप नहीं मानेंगी तो मजबूरन मुझे आपकी हत्या करनी पड़ेगी। तो सारे सोल्जर्स घुटने टेक देते हैं और तब कासुमी अपनी तलवार को किले के दीवार पर खोपकर सोल्जर्स के कंधों को सीढ़ियां बनाकर किले के दीवार के पास पहुंच जाती है और उस तलवार पर पैर रखकर किले की दीवार टाप लेती है। ये किला दोस्तों एक ऊंचे पहाड़ पर है और वो वहां से नीचे छलांग मार देती है। तभी उसका पैराशूट खुलता है और झट से कहीं से एक तलवार उसकी ओर बड़ी तेजी से आती है, जिसपे डिस्प्ले होता है कि आपको DOA कंपटीशन के लिए इनवाइट किया गया है। और फिर यहाँ से अगले सीन में अफ्रीका के पास एक समंदर को दिखाते हैं जिस पर एक बोट जा रही है। उसमें एक औरत वर्कआउट करती है जिसका नाम है टीना। उसके पिता अमेरिका से उसको कॉल करके पूछते हैं कि बेटा तुमने ऐसा क्यों किया, WWE चैंपियनशिप के बाद तुम अचानक से रेसलिंग ही छोड़कर चली गई। तो वो कहती है मुझे झूठ मूठ का मरना मारना अच्छा नहीं लगता पापा, कोई रियल फाइट हो तो बताइए, मैं करने को तैयार हूँ। वहाँ दोस्तों कुछ पायरेट्स आ जाते हैं जो कि टीना का 10 करोड़ का लग्जरी बोट हड़पने के लिए आए हुए हैं। वो अपने पिता का कॉल कट करके आराम से लेटी होती है और जब पायरेट्स बोट पर चढ़ जाते हैं तो उन्हें बुरी तरह से धो डालती है वो और हर एक को समंदर में फेंक देती है। तब एक ब्लेड उसकी ओर आता है जिसपे लिखा हुआ है DOA। उसको देखकर टीना बड़ी खुश होती है कि अब रियल फाइट करने का मुझे मौका मिलेगा, मजा आएगा चलो। दूसरी ओर एक 5 स्टार होटल में एक औरत नहाकर बाथरूम से बाहर आती है। इसका नाम है बाबरा। वहाँ कुछ पुलिस ऑफिसर्स उसे अरेस्ट करने के लिए आते हैं क्योंकि उनका कहना है कि बाबरा ने बैंक लूटा है। उसके बैग से करेंसी नोट्स के गट्ठे भी बरामद होते हैं, पर बाबरा कहती है ये मेरा नहीं है, मैक्स का रोकड़ा है। पर पुलिस ऑफिसर कहता है कि तुम मैक्स की बात कर रही हो ना, मैक्स ने ही तुम्हारा नाम लिया है और कहा कि तुमने ही बैंक लूटा। अब बहाने मत बनाओ, ड्रेस पहनकर चलो हमारे साथ। वो उनके सामने ड्रेस चेंज कर देती है और पुलिस ऑफिसर से कहती है कि जरा मेरा ब्रा तो निकाल कर दो, और वो भी निकाल कर देता है तो झट से वो एक तगड़ा किक मारती है जिससे ब्रा ऊपर उठ जाता है और जब तक वो नीचे आता है दोस्तों बाबरा उन पुलिस ऑफिसर्स को पकड़कर मार गिराती है और फिर अपना पूरा ड्रेस पहन लेती है। अगले सीन में वो जल्दी जल्दी बाहर निकलकर लिफ्ट में चढ़ जाती है। तो यहाँ लिफ्ट में एक बुजुर्ग होता है और जब बाबरा लिफ्ट से निकलती है तो उसने उस बुजुर्ग का ड्रेस पहना होता है। मतलब बड़ी खतरनाक है दोस्तों ये। आवाज को सुनकर सिक्योरिटी गार्ड आकर देखता है तो पता चलता है कि बाबरा ने उस आदमी को एक बड़े सूटकेस में बंद करके रखा हुआ है और ये सारी चीजें बाबरा का पार्टनर स्मिथ देख रहा होता है। फिर बाबरा बाइक में वहां से निकल जाती है और तब उसकी बाइक पर DOA का एक इन्विटेशन आकर रुक जाता है। मतलब अभी तक हमने जिन 3 औरतों को देखा था उन तीनों को ही DOA कंपटीशन के लिए सिलेक्ट किया गया है। दूसरी ओर कासुमी के राज्य का राजगुरु येन से कहता है कि अब कासुमी हमारी प्रिंसेस नहीं रही, वो इस राज्य को छोड़कर चली गई है, उस धोखेबाज को कैसे भी करके खत्म कर दो। यहाँ से सीधे DOA फाइट को दिखाते हैं जो DOA कंपटीशन के सभी कंटेस्टेंट्स को उस आइलैंड की ओर लेके जा रहा है जहां DOA कंपटीशन होने जा रहा है दोस्तों। और फ्लाइट में टीवी पर हेलेना नाम की एक औरत DOA कंपटीशन में उनका स्वागत करती है। दरअसल हेलेना के पिता ने ही DOA की शुरुआत की थी। अब फ्लाइट में बैठे DOA के कंटेस्टेंट्स को दिखाते हैं, उनमें टीना का पिता भी होता है। टीना पूछती है आप यहाँ पे क्या कर रहे हो पापा। वो कहता है कि मुझे भी DOA का इनविटेशन मिला है। और तब मैट नाम का एक और कंटेस्टेंट टीना को छेड़ता है तो उसके पापा को बड़ा गुस्सा आ जाता है उस पर टीना कहती है कि इससे भिड़कर इसे अपने बराबर का फाइटर मत बना दीजिए, छोड़िए पापा। यहाँ कासुमी चैंग को देखकर शॉक हो जाती है कि तुम यहाँ पे कैसे टपके। वो कहता है कि मुझे भी DOA का इनविटेशन मिला है। दूसरी ओर बाबरा का पार्टनर मैक्स भी आया होता है दोस्तों। वो उसे डांटती है कि मुझे पुलिस में फंसा
आकर तुम मजे से आ गए, बताओ। और तभी हेलेना अनाउंस कर देती है कि हम सभी DOA आइलैंड के ऊपर उड़ रहे हैं, आपकी सीट के नीचे एक पैराशूट है, उसे पहनकर जल्दी से नीचे कूद जाइए। सभी वैसा ही करते हैं। कासुमी, टीना और बाबरा एक ही जगह लैंड हो जाते हैं और कूदने से पहले हेलेना ने इनको बताया था कि सूरज ढलने से पहले तुम सभी को DOA के वेन्यू में पहुंच जाना है, वरना कंपटीशन से डिस्क्वालीफाइड हो जाओगे। पर प्रॉब्लम यह है कि ये लोग एक बड़े पहाड़ के नीचे लैंड हुए होते हैं। ऊपर चढ़ने के लिए बड़ी बड़ी लकड़ियों का बना एक टावर होता है और उसमें रस्सी होती है। तीनों औरतें जल्दी जल्दी उस रस्सी की मदद से ऊपर चढ़ जाती है, पर आखिरी मंजिल पर चढ़ते हुए कासुमी का पैर फिसल जाता है और वो नीचे गिरने वाली होती है। लेकिन बाबरा और टीना मिलकर उसे पकड़ लेती हैं दोस्तों। कासुमी देखती है कि साइड में येन खड़ी है और तो और ऊपर मैक्स खड़ा है और फिर हेलेना इन्हें DOA विलेज के अंदर लेके जाती है। ये दोस्तों एक सीक्रेट आइलैंड है और यहाँ पे इनके रहने की सारी सुविधाएं हैं। वो सभी कंटेस्टेंट्स को ले जाकर कंपटीशन के ऑर्गेनाइजर डोनोवन के सामने खड़ा कर देती है। वो इनको बताता है कि DOA गेम की शुरुआत हेलेना के पिता और मेरे जिगरी दोस्त डॉगल्स ने की थी, लेकिन अब वो स्वर्ग सुधार गए हैं, लेकिन उनकी जगह पे अब मैं इस गेम को चलाता हूँ, कहकर वो इनको गेम के रूल्स बताता है। फिर सारे कंटेस्टेंट्स को मेडिकल फिटनेस चेक के लिए भेजा जाता है और क्योंकि DOA गेम का ये 10वां साल है दोस्तों, तो स्पेशल कंटेस्टेंट के तौर पर हेलेना भी इसमें हिस्सा लेगी। अब उसे कंप्यूटर मॉनिटर पर देखकर सैंडी नाम का सिस्टम ऑपरेटर बड़ा निहार रहा होता है। लगता है वो हेलेना से एक तरफा प्यार करता है। फिर उनको एक इंजेक्शन लगाया जाता है। टीना पूछती ये क्या है, तो वो कहते हैं कि ये नॉर्मल प्रोसीजर है, डरने की कोई बात नहीं है, कोई दिक्कत नहीं होगी। पर उस इंजेक्शन में दोस्तों नैनो बॉल्स होते हैं जो कि इनके ब्लड में मिक्स हो जाते हैं। इनके जरिए सैंडी कंटेस्टेंट की बॉडी के हर मसल मूवमेंट, हर फाइटिंग स्किल का डेटा निकाल सकता है और ये सारा काम करवा रहा है कंपटीशन का ऑर्गेनाइजर डोनोवन। दुनिया भर के बेस्ट फाइटर्स को इस कंपटीशन में लाकर वो उनके फाइटिंग स्किल्स और मसल पावर का एक डेटाबेस तैयार कर रहा है। अगले दिन दोस्तों कंपटीशन का डे 1 होता है। सभी अपना अपना वर्कआउट कर रहे होते हैं। डोनोवन अनाउंस करता है कि आज कौन किसके साथ फाइट करने वाला है, लेकिन फाइट का टाइम और जगह कंटेस्टेंट्स खुद फैसला कर सकते हैं। सबके हाथ में एक वॉच है जिसमें उनके अपोनेंट की डिटेल्स होती है। इस फाइट में कोई वेपन्स यूज नहीं होंगे, सिर्फ हाथ पैर और अपनी बॉडी के बल पर ही फाइट करना है। इन फाइट्स में वही विनर्स होंगे जो अपने ओपोनेंट्स को मारकर नॉकआउट कर दे। और इस फाइट के दौरान हर फाइटर के फाइटिंग स्किल्स को डेटा के तौर पर रिकॉर्ड कर रहा होता है डोनोवन। कासुमी तो बड़ा दुखी बैठी होती है क्योंकि उसे अपने भाई की याद आ जाती है। एक दिन कुछ गुंडे उसको उठाकर लेकर गए थे, लेकिन तब उसका भाई जिसका नाम हयाक है वो ऐन वक्त पर आ गया और उसने कासुमी को बचा लिया। हयाक काफी नामी कुंफू फाइटर है दोस्तों। महज नीडल्स की मदद से उसने उन सारे गुंडों को मार गिराया। तब वहाँ DOA का इन्विटेशन आया जिसको देखकर हयाक बड़ा खुश हुआ कि दुनिया के सबसे बड़े कंपटीशन में मुझे हिस्सा लेने का मौका मिला है, मैं जरूर अपने राज्य का नाम रोशन करूंगा। तो तब कासुमी ने कहा था कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी, लेकिन हयाक ने मना कर दिया था कि तुम्हें यहीं रहकर राज्य की जनता का साथ देना होगा। बस मैं एक बार राज्य से निकल गया तो वापस यहाँ नहीं आ पाऊंगा क्योंकि मुझे विरोधी कहकर मार डाला जाएगा, इसीलिए कम से कम तुम तो यहीं रहो, कहकर वो DOA में हिस्सा लेने गया था दोस्तों। लेकिन उसके बाद उसकी कोई भी खबर नहीं आई, इसीलिए उसका पता लगाने के लिए ही कासुमी इस कंपटीशन में आई है। वो सीधे डोनोवन से ही पूछ लेती है कि हयाक को क्या हुआ। तब वो कहता है कि हयाक बहुत ही अच्छा फाइटर था, लेकिन उसका ओपोनेंट था लियोन। लड़ाई के दौरान लियोन ने हयाक को उठाकर पहाड़ से नीचे फेंक दिया, लेकिन हाँ उसके बाद हयाक की लाश हमें तक नहीं मिली। इस बारे में सोचते हुए कासुमी नहा रही होती है और तब चैंग आ जाता है। कासुमी पूछती है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। वो कहता है कि येन इस जगह के आसपास घूम रही है, उससे आपको बचाने के लिए मुझे आना पड़ा। दूसरी ओर मैक्स बाबरा से कहता है कि हम 10 मिलियन के प्राइज मनी के लिए इतना रिस्क ले रहे हैं, लेकिन मुझे इन्फॉर्मेशन मिली है कि यहाँ पे एक वॉल्ट है जिसके अंदर $100 मिलियन रखे हुए हैं उस डोनोवन ने। अगर तुम कैसे भी करके उस वॉल्ट का पासवर्ड क्रैक कर दोगी तो दोनों आधा आधा कर लेंगे, यहाँ से निकल जाएंगे। वहाँ टीना स्विमिंग पूल में होती है तो मैट आकर उसके साथ फ्लड करने लग जाता है। वो मैट को बड़ी आसानी से हैंडल करती है। ये सारी चीजें सैंडी मॉनिटर में देख रहा होता है दोस्तों। फिर वो लियोन और कासुमी की फाइट अरेंज करवाता है। वही लियोन जिसने कासुमी के भाई हयाक को मारा था दोस्तों, मतलब उसको आखिर में नीचे फेंक दिया था पहाड़ से। दूसरी ओर येन कासुमी की जान लेने के लिए उसके कमरे तक पहुंच जाती है, लेकिन कासुमी उससे लड़ती है और तभी किसी की आहट को सुनकर येन वहां से निकल जाती है। दरअसल लियोन कासुमी से लड़ने आया होता है। कासुमी भी एकदम तैयार थी। वो उछलकर उसके मुंह पे किक मारती है, लेकिन वो तो दीवार की तरह खड़ा रहता है। तब जाकर कासुमी को उसकी ताकत समझ में आ जाती है। दोनों की ऐसी घमासान लड़ाई होती है कि वो पास के कमरे की दीवार तोड़कर अंदर गिर जाते हैं। लेकिन बाबरा और मैक्स बेड पर होते हैं दोस्तों, और वहाँ मैट टीना के साथ कुछ ज्यादा ही क्लोज होने की कोशिश करता है। तो टीना उससे कहती है कि अपनी आंखें बंद करो। वो भी करता है तो टीना धीरे से उसका कच्छा उतार कर लेके चली जाती है। ऊपर कासुमी ने लियोन की ऐसी धुलाई की होती है ना कि वो स्विमिंग पूल में आकर गिर पड़ता है। इतने में मैट आंखें खोलता है तो अपने आप को इस अवतार में पाकर बिल्कुल घबरा जाता है कि मेरा कच्छा कहाँ गया। डर के मारे वो भाग जाता है। इस तरह हर कोई अपना अपना फाइट करता है और सभी क्वार्टर फाइनल्स के लिए क्वालिफाई हो जाते हैं, सिवाय टीना और उसके पिता के। डोनोवन उन दोनों का एक फाइट फिक्स करता है। टीना का पिता काफी मजाक इंसान है दोस्तों शायद। वो अपनी बेटी से पूछता है कि बेटा मेरे साथ कब लड़ना चाहोगी। वो कहती है कि कल। तो कल इनकी फाइट होगी। और यहाँ सैंडी डोनोवन से कहता है
कि सर यहाँ पे आए हुए सारे फाइटर्स टॉप क्वालिटी के हैं, लेकिन मुझे लगता है कि ये मैक्स उस लेवल का नहीं है, शायद झूठ बोलकर कंपटीशन में आया है। वो सीसीटीवी में देखते हैं कि मैक्स सैंडी की क्रश हेलेना के साथ भी फ्लर्ट कर रहा है। डोनोवन कहता है कि मैं तो अभी इसको बाहर कर सकता हूँ, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगा, इसे किसी तगड़े कंटेस्टेंट के साथ लड़ाकर मजा आएगा। कहकर वो एक कड़क मिलिट्री जनरल को उसका ओपोनेंट बनाकर भेजता है और उसको देखते ही मैक्स अपने दोनों शूज को उस पे फेंक देता है, एक उसके मुंह पे तो दूसरा उसके प्राइवेट पार्ट पे लगता है और मिलिट्री जनरल एकदम से नॉकआउट होकर गिर पड़ता है। इस तरह उस फाइट में मैक्स जीत जाता है दोस्तों। और ये देखकर ये डोनोवन शॉक हो जाता है कि वाह यार क्या बात है। अगले दिन टीना और उसके पिता का फाइट होता है, जिसमें पिता हार जाता है और बेटी को ऑल दी बेस्ट कहकर वहां से वो चला जाता है। जो लोग बचे हैं वो सेमीफाइनल में पहुंच जाते हैं। फिर इनको एक दिन का रेस्ट मिलता है। तब मैक्स हेलेना के साथ और क्लोज हो जाता है और उसका मसाज करने के बहाने उसकी कमर पर लगे टैटू की फोटो क्लिक कर लेता है। उसे लगता है कि जरूर यही उस $100 मिलियन वाले वॉल्ट का पासवर्ड होगा। ये देखकर बाबरा उस पर बॉल फेंकती है कि ये क्या कर रहे हो। वो कहता है कि गुस्सा मत हो यार, मैं तो वॉल्ट का पासवर्ड की फोटो क्लिक कर रहा था। फिर औरतें वॉलीबॉल खेलती है और तब चैंग कासुमी से कहता है कि डोनोवन यहीं आ रहा है, इसलिए तुम वॉलीबॉल खेलने के बहाने उसको यहीं बैठा कर रखना, तब तक मैं अंदर जाकर हया को ढूंढने की कोशिश करता हूँ। शायद उस डोनोवन ने उसको यहीं कहीं छुपा के रखा होगा। और जैसा उसने एक्सपेक्ट किया था दोस्तों, डोनोवन वहीं बैठकर उनका गेम एंजॉय करने लग जाता है। वहाँ चैंग बिल्डिंग में घुसकर वहाँ के सीक्रेट रूम्स को चेक करने की कोशिश करता है, लेकिन गार्ड्स उस पे हमला कर देते हैं। फिर वो सभी गार्ड्स को मार गिराता है और अब उसको शक हो जाता है कि अगर यहाँ पे इतनी सिक्योरिटी है तो जरूर कुछ गड़बड़ तो है, कुछ ऐसा हो रहा है जो कि इलीगल है। लेकिन जैसे वो अंदर जाता है ना, तो उसके आगे और पीछे के दरवाजे बंद हो जाते हैं और वो एक छोटे से सेल में फंस जाता है। यहाँ बीच पर एक निंजा नाइफ आकर वॉलीबॉल को पंचर कर देता है और ये देखकर कासुमी तुरंत वहां से निकलकर जंगल के अंदर आ जाती है, जहाँ पे येन को देखकर वो कहती है कि देखो मुझे पता था कि वो नाइफ तुमने फेंका था, लेकिन मैं तुम्हारे साथ यहाँ लड़ने नहीं आई हूँ। पर येन कहती है कि मैं तो तुमसे लड़ने ही आई हूँ ना। कहकर वो कासुमी पर बुरी तरह से हमला कर देती है। बांस के इस जंगल में दोस्तों इनकी घमासान लड़ाई होती है। इसी बीच टीना, बाबरा और हेलेना कासुमी को ढूंढने जंगल में आ जाती है। उनको आता देखकर येन वहां से बच निकलती है दोस्तों। फिर ये लोग वापस आइलैंड आ जाते हैं और तब मैक्स बाबरा को बताता है कि मैंने हेलेना के टैटू के अक्षर गूगल में डाले तो उसका ट्रांसलेशन निकला हेलेना, मतलब उसने अपना नाम टैटू किया हुआ है पर किसी दूसरी भाषा में। मुझे लगता है कि वही वॉल्ट का पासवर्ड होगा। बाबरा उसकी अकल की तारीफ करके चली जाती है दोस्तों वहाँ पे कि बढ़िया है। उसी शाम पहला सेमीफाइनल होता है टीना और मैट के बीच, और इस फाइट में टीना मैट के सर पे चिपके हुए जो गिने चुने बाल थे उसे भी उखाड़ कर नॉकआउट कर देती है। अगला फाइट बाबरा और हेलेना के बीच में होता है। बारिश में इनका फाइट होता है और फाइट के दौरान बाबरा हेलेना की गर्दन के पीछे के एक हिस्से में सीक्रेट टैटू देख लेती है, जिसमें बुद्ध का चित्र बना होता है और उसके नीचे कुछ अजीब सा लिखा हुआ है। बाबरा उन अक्षरों को याद कर लेती है और फिर हेलेना को हराकर वो अपने कमरे में आ जाती है। अब वो उन अक्षरों को एक कागज पे बना के मैक्स को दिखाती है। उस कागज को वो आईने में देखते हैं तो उसमें 13085 नंबर आ जाता है दोस्तों, और वो समझ जाते हैं कि अब जरूर यही उस वॉल्ट का पासवर्ड होगा। उसी शाम को टीना, बाबरा और कासुमी की एक मीटिंग होती है। सेमीफाइनल्स के लिए इनके अलावा चैंग भी सिलेक्ट हुआ है, लेकिन कल से वो गायब हो चुका है। इसी बारे में सोचकर ये लोग परेशान होते हैं। उसे ढूंढते ढूंढते वो अंदर जाती है तो वहाँ एक बुद्ध की मूर्ति होती है। बाबरा को लगता है कि मैंने ऐसी मूर्ति कहीं और भी देखी है। बुद्ध का सर साइड में मुड़ा होता है। बाबरा उसे सीधा करती है तो उनके सामने की दीवार पर एक सीक्रेट डोर खुल जाता है। उसके अंदर होता है चैंग बेहोश पड़ा हुआ। तीनों घबराकर अंदर भागती हैं तो इनके पीछे दरवाजा बंद हो जाता है। डोनोवन इनको मॉनिटर पे देखकर बड़ा हंसता है दोस्तों, और उस कमरे में कोई गैस रिलीज कर देता है। फिर वो दूसरा कमरा ऑन करके देखता है तो वहाँ सैंडी हेलेना से बात कर रहा होता है। डोनोवन अब माइक वॉल्यूम बढ़ाकर उनकी बातें सुन लेता है। एक्चुअली सैंडी हेलेना को बता रहा होता है कि जब वो कॉलेज में था तो हेलेना के पिता डॉगल्स ही उसको यहाँ पे लेके आए थे और वो फाइटर्स पर कोई रिसर्च करना चाहते थे, लेकिन ये लालची डोनोवन अपने किसी फायदे के लिए फाइटर्स के स्किल्स के डेटा को चुराने लग गया। और ये जानकर डॉगल्स ने डोनोवन को वार्न भी किया था कि अगर तुम्हारा रवैया नहीं बदला तो मैं पूरा DOA ही बंद कर दूंगा। लेकिन वही डॉगल्स की जिंदगी का आखिरी दिन बन गया। अगले दिन पता चला कि डॉगल्स अपने बेड पे बड़े मिस्टीरियस तरीके से मारा पड़ा है। उसकी मौत की वजह हार्ट अटैक बताई गई है और इस तरह वो केस बंद कर दिया गया, लेकिन असल में डोनोवन ने ही डॉगल्स को मारा था। ये सारी बातें सैंडी हेलेना को बता रहा होता है दोस्तों, और ये जानकर डोनोवन अपने आदमियों को खबर कर देता है कि हेलेना और सैंडी दोनों को मार डालो। और अब सैंडी की बातें सुनकर हेलेना डोनोवन का काम तमाम करने के लिए उठ जाती बिल्कुल, लेकिन तभी पीछे से डोनोवन के आदमी उस पे हमला कर देते हैं। लेकिन शायद दोस्तों वो नहीं जानते थे कि हेलेना फाइटिंग में माहिर है। वो उनकी तलवारों से उन्हीं पे हमला करके सभी को मार गिरा देती है। तब सैंडी कहता है कि उस लैब तक पहुंचने का सीक्रेट रास्ता मुझे पता है। फिर दोनों लैब की ओर निकल जाते हैं। दूसरी ओर चैंग के साथ उस कमरे में फंसी हुई तीनों औरतें आंखें खोलती है तो खुद को एक चैम्बर में पाती है। तब डोनोवन आता और कहता है कि अब मैं तुम्हें फ्यूचर की शक्ति दिखाने वाला हूँ। कहकर वो एक बटन प्रेस करता है तो नीचे से एक स्टाइलिश काला चश्मा निकलता है। इसी बीच सैंडी और हेलेना उस सीक्रेट डोर से लैब की ओर
बढ़ जाते हैं। अचानक अलार्म बजने लगता है डोनोवन ने जिन फाइटर्स को यहाँ पे पकड़ के रखा हुआ है उनका पूरा डेटा वो चश्मे में डाउनलोड करने लगा है। अचानक डोनोवन के ऊपर एक बड़ा लेजर मशीन आता है और चैम्बर में फंसे लोगों की बॉडी से उनका पूरा फाइटिंग डेटा उस मशीन में अपलोड होने लगता है। उस प्रोसेस को रोकने के लिए सैंडी और हेलेना लैब के टेक्निकल सेंटर में आ जाते हैं, लेकिन ये इतना आसान नहीं था दोस्तों, क्योंकि उसके लिए इनको 4 सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स को बाईपास करना होगा और उसमें काफी वक्त लगेगा। और तब तक चैम्बर में फंसे लोगों का सारा फाइटिंग डेटा डोनोवन के चश्मे में डाउनलोड हो जाता है। अब डोनोवन चश्मे का एक बटन प्रेस करता है तो पीछे का एक दरवाजा खुलता है और वहाँ कासुमी के भाई हयाक को लॉक करके रखा होता है। उसके हाथों का लॉक खुलता है तो वो बाहर आता है और कासुमी को देखकर कहता है कि मैंने तुम्हें राज्य से बाहर निकलने को मना किया था ना, तुम यहाँ क्यों आई? इन्हें बचाने के लिए वो डोनोवन से लड़ने को तैयार हो जाता है, लेकिन हयाक का पूरा फाइटिंग डेटा डोनोवन के चश्मे में उतर चुका था, इसीलिए वो चश्मे के जरिए पहले ही देख लेता है हयाक कहाँ से किस तरह अटैक करने जा रहा है। इस वजह से वो हयाक के हर मूव को पहले से जानकर उसका हिसाब किताब सेट कर देता है। आखिर में वो हयाक की छाती पर एक तगड़ा किक मारता है कि वो दीवार तोड़कर टावर से नीचे गिरने लगता है, लेकिन येन टावर पर ही होती है और उसे पकड़ लेती है। और यहाँ मैक्स वो $100 मिलियन वाला वॉल्ट ढूंढ लेता है, लेकिन लॉक के तौर पर वहाँ पे एक पजल होता है जिसे सॉल्व करने पर ही वो खुलेगा। हेलेना की गर्दन पर जो टैटू था उसका डिजाइन ही उसका सोल्यूशन होता है। मैक्स उसे सॉल्व करता है तो वॉल्ट खुल जाता है। दूसरी ओर हयाक को हरा देने के बाद डोनोवन इन फाइटर्स के डेटा को दुनिया भर के अमीरों को बेचकर रोकड़ा कमाना चाहता है और जैसे उसके अकाउंट में रोकड़ा जमा हो जाता है ना, वो पूरा डेटा ट्रांसमिट करना शुरू कर देता है। लेकिन फिर हेलेना और सैंडी मिलकर टेक्निकल सेंटर से जैसे तैसे ट्रांसमिशन को टर्मिनेट कर पाते हैं। ये देखकर डोनोवन समझ जाता है कि उसी की टीम का कोई उसके साथ डबल गेम खेल रहा है। वो तुरंत उस मिलिट्री जनरल को कॉल करके कह देता है कि वॉल्ट में से सारा रोकड़ा लेकर लैब के बाहर मुझसे मिलो। अब वो भी रोकड़ा लेने के लिए वॉल्ट खोलता है तो वहाँ मैक्स खड़ा होता है। वो मैक्स को पहले तो एक पंच में बेहोश कर देता है। दूसरी ओर डोनोवन बाहर बच निकल जाता है दोस्तों, लेकिन वहाँ पे हेलेना अपने पिता की मौत का बदला लेने के लिए तैयार खड़ी होती है। दोनों की खूब लड़ाई होती है, लेकिन डोनोवन ने हेलेना का डेटा भी डाउनलोड कर लिया था, इसीलिए वो उसको आसानी से मार गिराकर टेक्निकल सेंटर जाता है। वहाँ वो सैंडी को पीट पीट कर पूरा डेटा एक पेन ड्राइव में कॉपी करता है और इस बिल्डिंग का सेल्फ डिस्ट्रक्शन मोड ऑन कर देता है दोस्तों। इस वजह से 3 मिनट में ही ये बिल्डिंग पूरी तरह ब्लास्ट हो जाएगी। इसी बीच वो मिलिट्री जनरल वॉल्ट का रोकड़ा बैग्स में भरकर डोनोवन के पीछे भागता है। ठीक उसी वक्त सैंडी चैम्बर में फंसे सभी लोगों को रिलीज कर देता है। वो डोनोवन से भिड़ जाते हैं दोस्तों, लेकिन वो मिलिट्री जनरल को फंसाकर खुद जाकर टावर पे कूद जाता है। और अब मिलिट्री जनरल को ठिकाने लगाने का काम हयाक को देकर कासुमी, टीना, हेलेना और बाबरा टावर पर जाकर डोनोवन के साथ भिड़ जाते हैं। काफी भयानक लड़ाई होती है दोस्तों, और तब डोनोवन एक लैडर पर कूद जाता है। ये लोग भी लैडर पर कूदती हैं, तो वो एक चेन से लैडर को तोड़कर कासुमी और टीना को नीचे धक्का दे देता है, लेकिन खुशकिस्मती से येन और हयाक दूसरा लैडर डालकर उनको बचा लेते हैं। इन सारी लड़ाइयों के बीच सेल्फ डिस्ट्रक्शन का टाइम कम होने लग जाता है और अब सिर्फ 40 सेकंड्स बचे होते हैं। वहाँ दोस्तों हयाक मिलिट्री जनरल को हरा देता है। मैक्स तो पैसों को छोड़कर जाना ही नहीं चाहता, लेकिन सैंडी और चैंग कहते हैं कि जान नहीं बचेगी भाई तो क्या करोगे इसका, चलो चुपचाप, कहकर वो उसे घसीट लेके जाते हैं। और अब लैब के अंदर एक टनल होता है जो सीधे लैब से बाहर जाकर समुद्र में खत्म होता है। वो लोग उसमें स्लाइड करते हुए समुद्र की ओर जाते हैं और यहाँ ये चारों औरतें भी टावर से समुद्र में कूद जाती हैं, लेकिन जाते जाते कासुमी डोनोवन की गर्दन पर एक सुई चुभाकर चली जाती है, जिससे कि डोनोवन से हिल तक नहीं पाता। वो वहीं बैठ जाता है। वहाँ ब्लास्ट होता है तो ठीक उसी वक्त ये औरतें समुद्र में कूद जाती हैं और डोनोवन ब्लास्ट में मारा जाता है। औरतें बच जाती हैं दोस्तों, लेकिन टनल में जो लोग थे उनका कुछ पता नहीं चलता। और तब टीना को दिखाते हैं जो लकड़ी पर पड़ी हुई है। उसे देखकर पायरेट्स उसका फायदा उठाने के लिए आते हैं, पर ये लोग पहले भी टीना से मार खा चुके थे और इस बार भी टीना उनको मार गिराकर उनका बोट ले जाती है और समंदर में फंसे हुए सैंडी, मैक्स और चैंग को भी बचा के लेके जाती है। इसी के साथ ये कहानी यहाँ पे खत्म हो जाती है। बाकी अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। ध्यान रखिएगा अपना एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।